Alright, so today we'll be starting our new chapter which we call as electrochemistry. Electrochemistry में basically पढ़ना क्या है हमें? In this chapter, we'll be discussing how electrical energy is converted into chemical energy or how chemical energy is converted to electrical energy. ये बेसिकली हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में या कैसे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वही चीजें बेसिकली हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करनी है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा पहले, जो आपने क्लास 11th में डिस्कस करी होंगी इन योर रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है. और वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है? उनमें से सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन. दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन. ठीक है. सुना होगा आपने ऑक्सीडेशन क्या होता है. ठीक है. ये पहली टर्म होगी जो यहां पे डिस्कस करी जाएगी. ब्रीफली मैं आपको ये डिस्कस करूंगा. ठीक है. उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्म कॉल्ड एज रिडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. ठीक है. आपने देखा होगा oxidation is nothing, it is just the loss of electrons. It is just the loss of electrons. And reduction is nothing, it is just the gain of electrons. Gain of electrons. That means जब भी आपके पास कोई substance होगा जो electrons lose कर रहा होगा, उस substance की oxidation हो रही होगी, और जब भी आपके पास कोई substance होगा जो electrons gain कर रहा होगा, उस substance की reduction हो रही होगी. For example, see, अगर first of all मेरे पास एक element है, मेरे पास एक आई एम टेकिंग ऑन मेटल, मेरे पास एक मेटल सॉलिड. ठीक है. इन जनरल ले रहा हूं मैं. लेट्स से ये मेटल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अगर ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? M पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मतलब मेरे पास एक मेटल सॉलिड था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, किस में कन्वर्ट हो गया? ये M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. दैट मींस ये जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जब भी एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है उस सब्सटेंस की क्या होती है? इस टाइम पे यहां पे इस मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है. सिमिलरली जब आपके पास कोई सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसकी क्या होती है? सिंपली उसकी रिडक्शन होती है. बिकॉज रिडक्शन को डिफाइन हम कैसे करते हैं? इट इज सिंपली द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स से यू हैव गॉट द एलिमेंट M. ठीक है. लेट्स से ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है. और जब भी एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये यहां पे कन्वर्ट होता है एनायन में. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे एक एलिमेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, किस में कन्वर्ट हो गया? M-1 में कन्वर्ट हो गया. दैट मींस ये एलिमेंट यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और जब भी एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसकी क्या होती है? उसकी यहां पे सिंपली मैं बोलूंगा रिडक्शन होती है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, जब भी एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो हमेशा एक्ट करता है एज द रिड्यूसिंग एजेंट. जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो हमेशा एक्ट करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. एंड जिसकी रिडक्शन होती है वो हमेशा एक्ट करता है एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक. These are the few terminologies which you are supposed to remember before starting the chapter. ठीक. अब इसके बाद एक और चीज, अगर आपके पास एक रिएक्शन दी होगी, कोई भी जनरल रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन में आपको देखना होगा कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. ठीक है. दैट मींस अगर आपको किसी रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना होगा कि किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये वाली रिएक्शन देखूं, ये ऊपर वाली रिएक्शन जिसमें इस एलिमेंट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव स्टडीड, जब भी आपके पास एक एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है, नेटिव स्टेट में होता है, वो वाली स्टेट जिस स्टेट में एलिमेंट नेचर में पाया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज द एलिमेंटल स्टेट, नेटिव स्टेट. यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो एलिमेंट यहां पे है ये अपनी नेटिव स्टेट में है, एंड व्हेनेवर द एलिमेंट इज इन इट्स नेटिव स्टेट, इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेकन टू बी जीरो. इट्स ऑक्सीजन स्टेट इज टू बी टेकन टू जीरो. ठीक है. यहां पे इस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर है? जीरो. अब यहां पे क्या है? बेसिकली आपके पास एक कैटायन है, एंड वी नो जो भी चार्ज एक कैटायन पे होती है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे इस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट पहले कितनी थी? जीरो. अब कितनी है? -1. दैट मींस ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, और जब भी आप देखोगे एक सब्सटेंस की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ते हुए, इसका मतलब ही क्या हो गया कि यहां पे क्या हो रही है? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. तो इन शॉर्ट रिमेंबर, जब भी आप देखोगे एक एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हो गया उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होगी. ठीक है. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज व्हाट वी कॉल एज
ऑक्सीडेशन, ठीक। सिमिलरली यहां पे मैं फिर से अज्यूम कर रहा हूं द राइट नाउ द एलिमेंट इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट एंड व्हेनेवर द एलिमेंट इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू बी टेकन एज 0, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये anion में कन्वर्ट हो रहा है, M-1 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो भी एक आयन पे चार्ज होती है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है। दैट मींस यहां पे इस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट, इस आयन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे इस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये anion में कन्वर्ट हो रहा है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1। क्या यहां पे अगर आप देख रहे हो क्या ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, ऑक्सीजन स्टेट डेफिनेटली कम हो रही है। और जब भी एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उस सब्सटेंस की क्या होती है, उस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है, ठीक है। Simple C terminologies में whenever you see increase in oxygen state that means oxidation is happening, whenever you see decrease in the oxygen state that means reduction is happening। and जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही होगी, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही होगी that means उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है that will be always acting as a reducing agent। और at the same time जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है उसकी क्या होती है, रिडक्शन। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही होगी उसकी क्या होती है, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है मतलब यहां पे इस मेटल की रिडक्शन हो रही है that means ये यहां पे एक्ट क्या करेगा, ये यहां पे एक्ट करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक रिएक्शन में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। लेट्स से मैं यहां पे एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए आप, जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव aqueous, let's say it changes to Zn डाई पॉजिटिव aqueous प्लस Cu solid, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन। इस जनरल रिएक्शन में आपको चेक करना है किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है और उसके सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है। देखिए आप, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। यहां पे आपके पास जिंक सॉलिड है, जिंक इज राइट नाउ इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, नेगेटिव स्टेट, ठीक है। दैट मींस इसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये जो जिंक आपका यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और जो भी एक आयन पे चार्ज होती है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है, +2। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले यहां पे ऑक्सीजन स्टेट 0 थी जिंक की, यहां पे जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। दैट मींस क्या यहां पे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने को क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। दैट मींस यहां पे जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एंड वी नो जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे कॉपर किस स्टेट में, अपने आयन के स्टेट में, और ये आयन कौन सा है, कैटायन, और जो भी कैटायन पे चार्ज होगी वो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे होगी, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी है, +2। अब यहां पे कॉपर Cu डाई पॉजिटिव जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस यहां पे कॉपर इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0। अगर आप ध्यान से देखोगे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। दैट मींस कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, और जब भी एक एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट कम होती है दैट मींस उसकी क्या हो रही होती है, उसकी रिडक्शन हो रही होती है। दैट मींस यहां पे इस Cu डाई पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, तो जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस यहां पे Cu डाई पॉजिटिव जो होगा दिस इज व्हाट आई विल बी कॉलिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सिमिलरली एक और रिएक्शन यहां पे लूंगा मैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा सब्सटेंस एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब अगर यहां पे एक जनरल रिएक्शन लो मैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द रिएक्शन एज Fe solid plus Cu डाई पॉजिटिव aqueous. Let's say it changes to Fe डाई पॉजिटिव aqueous plus Cu solid, ठीक है। ये यहां पे एक जनरल रिएक्शन ली मैंने। अब यहां भी मैंने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सी टर्म है, यहां पे आयरन इज इन एलिमेंटल स्टेट, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0। आयरन किस में चेंज हो रहा है, Fe डाई पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो यहां पे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। अगर आप ध्यान से देखोगे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से +2। दैट मींस आयरन की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। दैट मींस आयरन की यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है दैट ऑलवेज एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग
reducing agent. ऑलराइट, तो आयरन यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? एक reducing agent की तरह एक्ट कर रहा होगा. Similarly, यहां पे Cu डाई पॉजिटिव है, दैट मींस यहां पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है कॉपर की? +2. ये कॉपर किसमें कन्वर्ट, ये Cu डाई पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. Cu सॉलिड इज राइट नाउ इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, नेटिव स्टेट. इसके ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहां पे? 0. अगर आप ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन स्टेट +2 से किसमें जा रही है? 0 में जा रही है. दैट मींस इस कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है. ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने को क्या बोलते हैं? यहां पे इस Cu डाई पॉजिटिव यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. ठीक है, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है दैट विल बी ऑलवेज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज. सिंपली व्हाट वी आर सपोज्ड टू रिमेंबर, जब भी एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वही एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट. और एट द सेम टाइम जिस सब्सटेंस की ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही होगी उस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है दैट विल बी ऑलवेज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑलराइट, now let's move to our actual topic, that's what we call as electrochemistry. ठीक है, ये था कुछ बेसिक्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शंस में. क्यों मैंने आपको ये सब बताया? बिकॉज ये चीजें हमें यहां पे काम में आएंगी, पूरे इस चैप्टर में काम में आएंगी. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दीस टर्मिनोलॉजीज. अब इसके बाद देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस करना है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. I'll be first of all writing its definition. How do we define the electrochemical cell? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिंपली एक डिवाइस होता है जो या तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में. ठीक है, तो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन फर्स्ट. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज सिंपली अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy, or it can convert electrical energy into chemical energy. ठीक है, तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो या तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स? दो टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल, या उसी को बोलते हो वोल्टेइक सेल. ठीक है, दूसरी आपके पास होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, तो यहां पे आप लिखे वी डिवाइड दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू टू टाइप्स. ठीक है, नंबर वन विल बी कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हो आप वोल्टेइक सेल. ठीक है, जो दूसरी आपके पास सेल होती है दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब ये गैल्वेनिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, यही बेसिकली हमें डिटेल में यहां पे एनालाइज करना है. ठीक है, सबसे पहली चीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में. ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को बोलते हैं हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल. ठीक है, कोई भी ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट्स व्हाट वी कॉल एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. ठीक है, और दूसरी जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में. ठीक है, तो इस वाली सेल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. नंबर टू, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. गैल्वेनिक सेल क्या होती है? वो वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? ये वो वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में. ठीक है, यही बेसिकली हमें डिटेल में यहां पे एनालाइज करना है कि कैसे एक गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में. ठीक है, अब यहां पे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखे कुछ.
आप लिखिए गैल्वेनिक सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप लिखिए एक साइड से गैल्वेनिक सेल और दूसरी साइड से लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सबसे पहली चीज जो आपको ऑलरेडी अब पता होगा, गैल्वेनिक सेल से क्या किया जाता है? गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट्स chemical energy it converts electrical energy into chemical energy, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में, ठीक। अब दूसरी डिफरेंस क्या है, यहां पे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखा जाएगा external voltage is given to carry out the chemical reaction, ठीक है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बीच में। सबसे पहली चीज, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब दूसरी चीज, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, ठीक है। वेयरएज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज इज गिवन टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहली चीज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, पढ़ा होगा आपने क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक। इस मार्कर को यहां से छोड़ रहा हूं, ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है, ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है। दैट मींस ये जो प्रोसेस है इस मार्कर का छोड़ना, ठीक है, इसको मैं छोड़ दिया, ये नीचे आ रहा है खुद ब खुद। दैट मींस ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद हो रही है। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो खुद ब खुद होती है या जिसको पहले इनिशिएट करना पड़े फिर उसके बाद वो खुद ब खुद हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हिच यू वुड हैव डिस्कस्ड इन योर थर्मोडायनामिक चैप्टर। वहां पे डिटेल में डिस्कस कराया हुआ मैंने, अगर आप थर्मोडायनामिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखोगे, ठीक। अब इसके बाद अगर मुझे इसी मार्कर को ऊपर ले जाना, यह मार्कर यहां पे नीचे, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, क्या एक खुद ब खुद ऊपर जाएगा? नहीं, आपको एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो इस मार्कर को ऊपर ले जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोसेस है इस मार्कर को ऊपर लेना, ये जो प्रोसेस है क्या स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो रही है, क्या आपको इसको ले जाना पड़ रहा है ऊपर, आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ रहा है? दैट मींस ये इस मार्कर को जब आप ऊपर ले जा रहे हो, ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है अभी डिटेल में देखना है, ठीक। अभी आप याद रखें बस, इस गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कैसे प्रोड्यूस होगी? यहां पे स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद सेल रिएक्शंस होंगी, यहां पे खुद ब खुद सेल रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस होंगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वेयरएज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में खुद ब खुद सेल रिएक्शंस नहीं होती है। आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आपको एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके यहां पे केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट होती है। दैट मींस यहां पे जो केमिकल रिएक्शंस होंगी क्या वो स्पॉन्टेनियस होंगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी? वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ती है, आपको एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, तब जाके यहां पे जो सेल रिएक्शंस है, तब जाके यहां पे जो केमिकल रिएक्शंस है वो प्रोसीड करती है।
एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ना दोगे, अगर आप नहीं दोगे, दैट मींस उस टाइम पे यहां पे सेल रिएक्शंस कैरी आउट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो सेल रिएक्शंस होंगी दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, और यहां पे जो सेल रिएक्शंस होंगी दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। दीज आर द बेसिक टू डिफरेंसेस बिटवीन द गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब तीसरी डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ठीक, वो भी हम यहां पे लिखते हैं। देखिए तीसरी डिफरेंस यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे, एक को बोलते हैं एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड। दोनों सेल्स में आपके पास इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे, कौन कौन से, एनोड और कैथोड। ठीक, डिफरेंस क्या है दोनों सेल्स में, सी सबसे पहली चीज, गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होती है। कहां से आती है, कैसे आती है, ये भी हमें आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल बताऊंगा वहां पे बताऊंगा मैं आपको ये एनोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे आती है। ठीक है, और कैथोड पे गैल्वेनिक सेल में कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है और कैथोड पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। एंड वन थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। दैट मींस यहां हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, यहां पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। सिमिलरली ये एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। दीज आर द few differences which you are supposed to remember in case of what, in case of galvanic cell or voltaic cell, and number 2 is your electrolytic cell। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल वर्क करती है। हाउ डज दिस गैल्वेनिक सेल वर्क, कैसे गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल की सबसे कॉमन एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं यहां पे, जिसको बोलते हैं डैनियल सेल। Daniell cell is the common example of what? It is the common example of galvanic cell। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाने से पहले, इसकी वर्किंग दिखाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। What do you mean by electrode? देखिए आप यहां पे एक सेटअप क्रिएट करूंगा मैं। सेटअप कैसे क्रिएट किया जाएगा, I'll be taking one metal rod। ये मैंने एक मेटल की, किसी भी एक मेटल की रॉड ले ली। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस रॉड को मैं डिप करूंगा एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रखा है और उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मैंने इस मेटल रॉड को डिप करा है। अब कंडीशन यहां पे, कंडीशन क्या है, देखिए आप, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहां पे मैंने मेटल एम का इलेक्ट्रोड रखा है, किसका रॉड लिया मैंने मेटल एम का रॉड लिया है। आपके पास इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इस मेटल्स के आयंस होने चाहिए, मतलब यहां पे आपके पास Mn पॉजिटिव एक्वस के आयंस होने चाहिए। ठीक है, ये जो सेटअप आपके पास क्रिएट हो गया, ये जो पूरा सेटअप आपके पास क्रिएट हो गया, दिस इज व्हाट आई बी कॉलिंग एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड सिंपली क्या होता है, जब भी आपके पास आप मेटल रॉड को डिप करते हो, ठीक है, मेटल रॉड को डिप करोगे आप उसी मेटल के आयंस में, जो आपके पास सेटअप क्रिएट होता है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोड होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर इसकी एग्जाम्पल भी देखोगे आप, अगर मुझे किसी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है, किसी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे लेट्स से जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, आई विल बी टेकिंग वन जिंक रॉड। मैंने जिंक की रॉड एक ले ली, जिंक की रॉड को किस में रखूंगा मैं, इसको मैं एक ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा जिसमें जिंक के आयंस होंगे। जिंक के आयंस क्या होंगे, मतलब यहां पे इस सॉल्यूशन में Zn डाई पॉजिटिव एक्वस आयंस होने चाहिए। और ये Zn डाई पॉजिटिव एक्वस आयंस इस सॉल्यूशन में आएंगे कैसे, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया होगा, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट आपने इस कंटेनर में लिया होगा। एंड वी नो ये जो ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये कन्वर्ट खुद ब खुद हो जाएगा किसमें, Zn डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस। ठीक है, तो दैट मींस आपके पास इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इस जिंक के आयंस आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास सेटअप क्रिएट हो गया, इसको भी क्या बोलूंगा मैं, इसको भी एक इलेक्ट्रोड बोलूंगा। सिमिलरली अगर मुझे कॉपर का एक इलेक्ट्रोड बनाना है, तो व्हाट आई बी डूइंग, मैं यहां पे कॉपर की एक रॉड लूंगा और इस कॉपर की रॉड को किस में डिप किया जाएगा, कॉपर के ही आयंस में डिप किया जाएगा। और कॉपर के आयंस इस कंटेनर में आएंगे कैसे, जब आपने इस सॉल्यूशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, फॉर एग्जांपल CuSO4, एंड वी नो CuSO4 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Cu डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास ये कॉपर की रॉड है और आपने इसको डिप किया है कॉपर के ही आयंस में, तो इस सेटअप को भी क्या बोला जाएगा, ये आपके पास एक और इलेक्ट्रोड बन गया यहां पे। ठीक है, तो सिंपल, आपके पास रॉड होनी चाहिए और उसी रॉड के आयंस आपके पास उस सॉल्यूशन में होने चाहिए, जो आपके पास ये सेटअप क्रिएट होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इलेक्ट्रोड। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गैल्वेनिक सेल है, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अब ये कैसे वर्क करती है और इसकी कंस्ट्रक्शन होती क्या है। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गैल्वेनिक सेल होती है, इस गैल्वेनिक सेल में हम 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। इस गैल्वेनिक सेल में व्हाट आई बी डूइंग इज आई बी यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सा इलेक्ट्रोड? आई बी यूजिंग, एक तो मैं जिंक का इलेक्ट्रोड यूज करूंगा और दूसरा यहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जाएगा। ठीक, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करूंगा मैं, वन विल बी ऑफ जिंक एंड वन विल बी ऑफ कॉपर। ठीक, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जिंक इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Zinc is considered to be more electropositive, whereas copper is considered to be less electropositive. Less electropositive, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर लिया जाएगा, जिंक जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर इट्स प्रॉपर्टीज कंसर्न, जिंक इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हेयरएज कॉपर इज कंसिडर्ड टू बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? आई से इट हैज गॉट मोर टेंडेंसी, I'll say it has got more tendency to lose electrons, ठीक है। और copper is less electropositive, that means it has got less tendency to lose electrons, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इजीली आप डिसाइड कर सकते हो यहां पे जिंक और कॉपर में से किस वाले की ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिंक की। और जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसी की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। दैट मींस यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड की क्या होगी? यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होगी? यहां पे ऑक्सीडेशन। दैट मींस यहां पे खुद ब खुद क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। ठीक, एंड वी नो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होती है? एनोड पे। और रिडक्शन हमेशा कहां पे होती है? रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जाएंगे। कौन कौन से? जिंक और कॉपर। जिसमें से जिंक जो होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर जो आपका होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ये चीज क्लियर होगी आपको? ठीक है, अब यहां पे हम वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल देखते हैं कि कैसे गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, आई बी यूजिंग कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स? मैं यहां पे डैनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड लूंगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड लूंगा, जिसमें जिंक आपका एनोड होगा और कॉपर आपका यहां पे क्या होगा? कॉपर यहां पे कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब कैसे यहां पे ये गैल्वेनिक सेल वर्क करती है, उसके लिए यहां पे एक सेटअप क्रिएट किया जाएगा, एक सेल बनाई जाएगी। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द डैनियल सेल। ठीक, उस डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है वो अब हमें यहां पे देखना है। सी देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या रख रहा हूं मैं? इस कंटेनर में आई एम कीपिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन सा? ZnSO4। एंड एज पर इट्स प्रॉपर्टीज कंसर्न, इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा डिसोसिएट हुआ होगा किसमें? Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या रख रहा हूं मैं? यहां पे आई एम कीपिंग जिंक रॉड। यहां पे मैंने जिंक की रॉड एक रख ली। ठीक है, ये मैंने यहां पे जिंक की रॉड एक रख ली। ठीक, तो क्या मेरे पास जिंक का एक इलेक्ट्रोड तैयार हुआ? ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज द जिंक इलेक्ट्रोड। मैंने जिंक की रॉड ली, इसको इसी जिंक के आयंस में रख लिया मैंने, तो आई बी कॉलिंग दिस सेटअप एज द इलेक्ट्रोड। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड आ गया। सिमिलरली व्हाट आई बी डूइंग इज आई बी टेकिंग वन मोर इलेक्ट्रोड व्हिच इज आवर कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, और कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा? यहां पे इस कंटेनर में what I'm doing is I'm keeping CuSO4। यहां पे मैंने CuSO4 एक इलेक्ट्रोड रख लिया। एंड वी नो इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कन्वर्ट हुआ होगा Cu डाई पॉजिटिव एक्वस में और SO4 डाई नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, तो आपके पास इस सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव आ गया और SO4 डाई नेगेटिव आ गया। अगर मुझे इसको एक कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कराना है तो मुझे यहां पे कौन सी रॉड रखनी होगी? मुझे यहां पे कॉपर की रॉड रखनी होगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉपर की रॉड रख ली। दैट मींस मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। कौन कौन से? ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। क्लियर? ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम देख चुके हैं जिंक और कॉपर में से कौन सा एनोड की तरह बिहेव करता है और कौन सा कॉपर? जिंक एक्ट्स एज द एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज द कैथोड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 इलेक्ट्रोड्स को ऊपर से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू अ वायर। ये मैंने यहां पे एक वायर ले ली और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया।
यहां पे मैं अमीटर रख रहा हूं, ठीक है। ये अमीटर क्या करेगा, ये यहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब अगर ये जो सेल बन गई मेरे पास, अगर इसने कोई भी करंट जनरेट करी, दैट मींस इस अमीटर में क्या आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ये जो लाइन है, ये पूरा वर्टिकल था, एकदम वर्टिकल था, दैट मींस इसमें करंट कोई नहीं चल रही होगी, इस सेल से कोई करंट जनरेट नहीं हो रही होगी। जब भी कोई डिफ्लेक्शन होगी, मतलब ये एरो टुवर्ड्स राइट जाएगा या टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, जब भी ये एरो कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट मींस इस सेल से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, इनको कनेक्ट कर लिया मैंने अमीटर के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये सर्किट आपको कंप्लीट लग रहा है कि इनकम्प्लीट लग रहा है? दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट, दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को बीच में जोड़ना होगा, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को कैसे जोड़ रहा हूं मैं एक इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब ले रहा हूं, इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब ले रहा हूं मैं, ठीक है। जिसमें व्हाट आई बी डूइंग, आई एम कीपिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, आई एम कीपिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये भी कुछ देर में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आई एम कीपिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल K2SO4, KCl, NH4Cl, ठीक है। मैंने यहां पे एक इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब ले लिया, जिसमें क्या रख रहा हूं मैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल K2SO4, KCl, NH4Cl। अब फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे इस इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब में क्या रख रहा हूं, K2SO4 रख रहा हूं, ठीक। और वी नो K2SO4 इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये पूरा अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, दैट मींस ये किसमें डिसोसिएट हुआ होगा, ट्वाइस K पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो दैट मींस ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब आ गया, इसमें आपके पास कौन कौन से आयंस होंगे, इसमें एक तो K पॉजिटिव आयंस होंगे और एट द सेम टाइम SO4 डाई नेगेटिव आयंस होंगे। और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को जिसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहली फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज की, ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये यहां पे इस सेल को, इस सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया होता तो सर्किट इनकम्प्लीट होता, इससे कोई करंट जनरेट नहीं होती, इस सेल से कोई करंट जनरेट नहीं होती, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या कर लिया आपने ये इन्वर्टेड यू ट्यूब यूज कर लिया, जिसमें आपने क्या रख लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल K2SO4, ठीक। और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को क्या बोला जाएगा, दिस इज व्हाट वी विल बी कॉलिंग एज द सॉल्ट ब्रिज। क्लियर एवरीवन? दिस इज द सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, डैनियल सेल, ठीक। अब ये डैनियल सेल वर्क कैसे करेगी वो हमें देखना है। यहां पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये जो जिंक आपका है ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये यहां पे एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कॉपर आपका है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही आप यहां पे इस सर्किट को कंप्लीट करोगे, जो ही आप यहां पे ये सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करोगे, यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी और कैथोड पे रिडक्शन स्टार्ट होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगी मतलब इस जिंक इलेक्ट्रोड की यहां पे ऑक्सीडेशन होगी, इस जिंक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी। मतलब ये जो रॉड है, ये जो जिंक की रॉड है, ये जिंक रॉड किसकी बनी हुई है, जिंक एटम्स की बनी हुई है। इन जिंक एटम्स की यहां पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस यहां पे एनोड पे सबसे पहले रिएक्शन क्या हो रही होगी, आई विल से रिएक्शन एट एनोड, या इसी को लिखता हूं मैं एक और नाम यहां पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। एनोड बोल दो आप, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल दो, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल दो, ठीक है। मुझे देखना है यहां पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। एनोड पे डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होती है, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे जिंक सॉलिड जो होगा, ये जिंक सॉलिड कौन सा है, ये इस रॉड का जो जिंक सॉलिड है, ये इस रॉड किसकी बनी हुई है, जिंक मेटल एटम्स की बनी हुई है, ठीक है। इसी जिंक सॉलिड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा यहां पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn डाई पॉजिटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। दैट मींस इस जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। दिस इज आवर एनोड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब यहां पे एक जिंक एटम की ऑक्सीडेशन होगी, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और किसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब आप खुद ही बता सकते हो, यहां पे ये आयन है,
ये इलेक्ट्रॉन है। आयन और इलेक्ट्रॉन में से ज्यादा हैवी कौन सा होता है? आयन ज्यादा हैवी होता है, और जो हैवी ज्यादा होगा आयन से वही सोल्यूशन में आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहां पे एक जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, कन्वर्ट हुआ Zn डाइपॉज और 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस जब एक जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई होगी, यहां पे एक एक्स्ट्रा Zn डाइपॉज सोल्यूशन में आया होगा, एक्स्ट्रा Zn डाइपॉज सोल्यूशन में आया होगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे? ये इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए होंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले जब आपने सॉल्ट ब्रिज यहां पे कनेक्ट नहीं किया था, यहां पे आपके पास इक्वल नंबर ऑफ Zn डाई पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ SO4 डाई नेगेटिव थे। मतलब ये जो सोल्यूशन था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब अगर आप देख रहे हो, जब आपने यहां पे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इस सर्किट को कंप्लीट किया, यहां पे एक जिंक मेटल आइटम की ऑक्सीडेशन होगी और किस में कन्वर्ट हो गया? Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वो Zn डाई पॉजिटिव कहां पे आ गया? वो सोल्यूशन में आ गया, जिसकी वजह से सोल्यूशन पे कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। और एट द सेम टाइम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस पे एक्यूमुलेट हो गए? रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए। और अगर रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो रॉड पे कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव चार्ज आ गई। अगर आपको याद होगा, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं पहले ही, गैल्वेनिक सेल में एनोड की रॉड पे कौन सी चार्ज होती है? एनोड पे नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर एवरीवन? ठीक, अब इसके बाद दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड। सिमिलरली मुझे देखना है व्हाट is the probable reaction which is happening at cathode। ठीक है, I'll say reaction at cathode, I'll see cathode पे reaction क्या हो रही होगी। We know cathode, यहां पे आप लिख सकते हो reaction at cathode, या इसी को लिख सकते हो आप reduction half cell। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मर्जी खुद की आपकी। ठीक, कैथोड पे वी नो क्या होती है? रिडक्शन होती है। ठीक, अब देखिए आप, ये कंटेनर यहां पे क्या होनी है? रिडक्शन होनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट है? CuSO4। किस में कन्वर्ट हुआ है? Cu डाई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है? ये Cu डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्या ना इसे वही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली। इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, Cu डाई पॉजिटिव जो होगा, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? इस मेटल रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस मेटल रॉड में आपके पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें आपके पास पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो Cu डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में है, ये उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में से, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। Is that clear? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये जो Cu डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में है, अगर ये रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस रॉड पे कौन सी चार्ज आ रही है? इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमें पता है कि कैथोड की रॉड पे कौन सी, कैथोड की जो कैथोड जो होता है, इसकी रॉड पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। अब रिएक्शन क्या हो रही होगी यहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, Cu डाई पॉजिटिव जो सोल्यूशन में है, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। दैट मींस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस जो सोल्यूशन में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, किस में कन्वर्ट हो गया? ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट कैथोड। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब यहां पे पहले एटम की, या ये वाला पार्ट छोड़ दो, पहले इसी पार्ट की बात करते हैं। देखिए, कैथोड पे Cu डाई पॉजिटिव सॉल्यूशन में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, रॉड से एक्सेप्ट किए, किस में कन्वर्ट हो गया? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो Cu सॉलिड बन गया, ये Cu सॉलिड रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। ये जो Cu सॉलिड जो होगा, ये किस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है? रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। क्यों? बिकॉज़ यहां पे आपके पास क्या था? Cu डाई पॉजिटिव था। Cu डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कहां से एक्सेप्ट किए? रॉड से लिए, किस में कन्वर्ट हो गया? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और ये Cu सॉलिड जो होगा, ये रॉड पे डिपॉजिट होगा। क्लियर है एवरीवन? जिसकी वजह से पहले आपके पास सॉल्यूशन में इक्वल नंबर ऑफ Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव थे। अब आपके पास सॉल्यूशन में Cu डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, बिकॉज़ एक Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किस में कन्वर्ट हो गया? Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वो Cu सॉलिड कहां पे डिपॉजिट हो गया? रॉड पे डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से यहां पे Cu डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस सॉल्यूशन में अगर Cu डाई पॉजिटिव कम हो गया और SO4 डाई नेगेटिव तो ज्यादा है, Cu डाई पॉजिटिव कम है, तो यहां पे इस सॉल्यूशन में रिलेटिवली कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव चार्ज आ गई। क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद ध्यान से देखिए, जब यहां पे एक एटम की ऑक्सीडेशन होगी, किस में कन्वर्ट हो गया? Zn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। वो Zn डाई पॉजिटिव कहां पे आ गया? सॉल्यूशन में आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन किस पे एक्यूमुलेट हो गए? रॉड पे एक्यूमुलेट हो गए। ये पहले एटम की ऑक्सीडेशन हुई। अब दूसरे एटम की भी सिमिलरली ऑक्सीडेशन यहां पे होगी। दूसरा जिंक एटम वो भी कन्वर्ट हो जाएगा Zn डाई पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन किस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे? रॉड पे। और Zn डाई पॉजिटिव दूसरा आएगा, वो कहां पे आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। कहना इसे विद टाइम इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी, ये विद टाइम बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एट द सेम टाइम
यहां पे इलेक्ट्रॉन्स विद टाइम बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे विद टाइम बढ़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है, बिकॉज पाथ ऑलरेडी यहां पे बन चुका है। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक टाइम पे जब कंटिन्यूअसली जिंक एटम की ऑक्सीडेशन होती जाएगी, यहां पे Zn डाइपॉजिटिव आते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट मींस सबसे पहला पॉइंट विच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर कि यहां पे डैनियल सेल में, एक गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां से कहां तक होती है, एनोड से कैथोड तक होती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, एंड वी नो जब भी एक चार्ज की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, क्या वहां पे करंट जनरेट होती है? डेफिनेटली करंट जनरेट होती है। करंट कैसे आपको लगेगा करंट जनरेट हो रही है? यहां पे ये जो एरो है इसने डिफ्लेक्शन दिखाई होगी, दैट मींस यहां पे इस सेल से करंट जनरेट हो रही है। Is that clear? What is the reason behind that? Due to the directional movement of electrons from the anode to cathode. And we know जिस direction में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एनोड से कैथोड तक हो रही है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? That is the direction of current. तो करंट की डायरेक्शन यहां पे कहां से कहां तक होगी? कैथोड से एनोड। This is the direction of current. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, what will be the direction of electrons in case of a galvanic cell, in case of a Daniell cell, ठीक है? आप क्या बोलोगे? एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ठीक। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन केस ऑफ द गैल्वेनिक सेल, आपका आंसर क्या होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर टू देखिए, अगर आप देख रहे हो विद टाइम यहां पे जिंक एटम्स की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? Zn डाइपॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो Zn डाइपॉजिटिव कहां पे जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे विद टाइम जिंक एटम्स की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn डाइपॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, वो सॉल्यूशन में जा रहा है। कहने से विद टाइम यहां पे इस रॉड की जो थिकनेस होगी ये कम होती जाएगी, और आई कैन से यहां पे जो जिंक रॉड है ये विद टाइम डिसॉल्व होती जाएगी। डेफिनेटली अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराओगे, आप देख सकते हो यहां पे कि ये जो जिंक रॉड होगी ये विद टाइम डिसॉल्व, इसकी थिकनेस विद टाइम कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जिंक रॉड बेसिकली क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। और एट द सेम टाइम अगर आप इस रॉड की बात करोगे, इस रॉड पे कॉपर आपका डिपॉजिट हो रहा है, क्यों? Cu डाइपॉजिटिव सॉल्यूशन में थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? Cu सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये Cu सॉल्ट किस पे डिपॉजिट हो रहा है? रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। सिमिलरली एक और Cu डाइपॉजिटिव सॉल्यूशन में होगा, उसकी भी ऐसे ही रिडक्शन होगी, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, वो Cu सॉलिड भी रॉड पे आ जाएगा। विद टाइम इस रॉड की थिकनेस जो होगी ये बढ़ती जाएगी, और इस रॉड की थिकनेस जो होगी ये विद टाइम कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक। अब देखिए आप एक और चीज, देखिए दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट एनोड, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट कैथोड। अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी होगी, मतलब इस सेल रिएक्शन की नेट सेल रिएक्शन इन केस ऑफ गैल्वेनिक, इन केस ऑफ डैनियल सेल, तो क्या करना होगा? सिंपली आई विल बी एडिंग ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल्स पे रिएक्शन जो हो रही है, इनको सिंपली ऐड किया जाएगा। कैसे ऐड किया जाएगा वो मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको। उससे पहले एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए यहां पे, व्हाट इज दैट? लुक हियर, सी ये जो मैंने सॉल्ट ब्रिज यहां पे लिया है, ये जो मैंने इन्वर्टेड U ट्यूब लिया है, ठीक, ये क्यों लिया मैंने? सबसे पहली फंक्शन इसकी क्या है? इसकी सबसे पहली फंक्शन है ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है, वन मोर थिंग, ये जो ऊपर वाली वायर है जिसके ऊपर मैंने एमीटर लगाया इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो आपके पास सॉल्ट ब्रिज है, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहली फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज की है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इस सर्किट को कंप्लीट करता है। नंबर टू देखिए आप इसकी दूसरी फंक्शन क्या है? इस सॉल्ट ब्रिज के इसमें रखा क्या मैंने? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा है मैंने। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे रखा जाता है इसमें? सी, सबसे पहले आई विल बी टेकिंग अ सॉल्यूशन, आपने सुना होगा अगर का नाम सुना होगा आपने, अगर सुना होगा, या जिलेटिन सुना होगा आपने, ठीक है। ये अगर और जिलेटिन जो होता है, इनको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं एक जली जैसा पेस्ट बन जाता है आपके पास। क्या बन जाता है? सिंपली एक जली जैसा पेस्ट बन जाता है। व्हाट आई विल बी डूइंग इज, यहां पे इस सॉल्ट ब्रिज में क्या रखा जाएगा? मैं यहां पे अगर लूंगा और इसके साथ कोई सा भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ मिक्स करूंगा, मेरे पास पेस्ट एक बन जाएगा, और उस पेस्ट को मैं इस सॉल्ट ब्रिज में फिल करूंगा, उस पेस्ट को मैं इस सॉल्ट ब्रिज के साथ
उस इसमें आगे फिल करूंगा और यहां पे थोड़ा बहुत कॉटन रखा जाएगा और यहां भी क्या रखा जाएगा, कॉटन रखा जाएगा। क्यों? सच दैट वो कॉटन इस जेली लाइक पेस्ट को इसमें आने से रोके। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्ट ब्रिज की पहली फंक्शन ये सर्किट को कंप्लीट करता है। नंबर टू इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का मतलब क्या होता है वो देखिए आप। सबसे पहली चीज, जब यहां पे जिंक एटम, पहले वाले जिंक एटम की ऑक्सीडेशन हुई होगी, वो किस में आया होगा? Zn डाइपॉजिटिव में आया होगा। आई मीन Zn डाइपॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ होगा। वो Zn डाइपॉजिटिव किस में आ गया? इस सॉल्यूशन में आ गया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में कौन सी चार्ज आ गई? पॉजिटिव चार्ज आ गई। और एट द सेम टाइम इस सॉल्यूशन में कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव चार्ज आ गई। कहने इससे इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। ये पोटेंशियल डिफरेंस अवॉइड करने के लिए यहां पे सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये करता क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, जो ही सबसे पहले देखिएगा एक एटम की ऑक्सीडेशन हुई, एक जिंक एटम कन्वर्ट हुआ Zn डाइपॉजिटिव में। वो Zn डाइपॉजिटिव कहां पे आ गया? इस सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, एट द सेम टाइम इस सॉल्ट ब्रिज से SO4 डाइनेगेटिव आएगा, इस सॉल्ट ब्रिज से SO4 डाइनेगेटिव आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हो आप? सिंपल सी चीज। जो ही आप देखोगे एक एक्स्ट्रा Zn डाइपॉजिटिव सॉल्यूशन में आएगा, एट द सेम टाइम इस सॉल्ट ब्रिज से SO4 डाइनेगेटिव आएगा और इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। और एट द सेम टाइम जो ही आप देखोगे इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ गई, एट द सेम टाइम सॉल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव आएंगे और K पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा वापस से। ठीक है, तो दूसरी फंक्शन जो इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की होती है, सॉल्ट ब्रिज की होती है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को यहां पे यूज ना करूं, इन सॉल्यूशंस में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को वापस से न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। या आपको कुछ बुक्स पे लिखा हुआ मिलेगा, इट अवॉइड्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले see this is the reaction which is happening at anode, this is the reaction which is happening at cathode। अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी होगी, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? देखिए आप, मुझे यहां पे कैथोड वाली रिएक्शन और एनोड वाली रिएक्शन दोनों को क्या करना होगा? दोनों को सिंपली मुझे यहां पे ऐड करना होगा। और ऐड कैसे करूंगा मैं? देखिए आप, सबसे पहली चीज, ये आपके पास एनोड वाली रिएक्शन है और ये आपके पास कैथोड वाली रिएक्शन है। ठीक, रिएक्शंस को तब तक मैं ऐड नहीं करूंगा जब तक दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हो जाता। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर सकता हूं। बट अगर यहां पे 1 होता, अगर यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मुझे पहले इन दो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना था। मुझे इस ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे करना था? 2 से मल्टीप्लाई करना था, तब जाकर मैं इन रिएक्शंस को ऐड कर लेता। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सीधे मैं रिएक्शंस को ऐड करूंगा और रिएक्शंस को ऐड करने के बाद जो नेट सेल रिएक्शन आपके पास आ जाएगी, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस Cu डाइपॉजिटिव एक्वस। इट चेंज टू व्हाट? इट चेंज टू Zn डाइपॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये आपके पास नेट सेल रिएक्शन आ गई। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप नेट सेल रिएक्शन, या इसी को बोलते हो ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दो कैंसिल हो गए होंगे यहां। ठीक है, तो यहां पे इस नेट सेल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा n से, n डिनोट्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस रिएक्शन में एक्सचेंज हुआ है, तो यहां पे n की वैल्यू किसके बराबर ली जाएगी? 2 के बराबर ली जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज, सबसे पहले आपने सीख लिया यहां पे नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। रिएक्शन एट एनोड लिख लो, रिएक्शन एट कैथोड लिख लो, दोनों को ऐड कर लो, आपके पास नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। इस नेट सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आएगा वो कहां से आएगा? आप सिंपल देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कैंसिल हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इस नेट सेल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज किसके बराबर है? n की वैल्यू 2 के बराबर होगी यहां पे। ठीक है, एक और फंक्शन सॉल्ट ब्रिज की, सबसे पहली फंक्शन थी इट मेंटेन्स द इट कंप्लीट्स द सर्किट। नंबर 2 इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नंबर 3 जो यहां पे इस सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन होती है वो मैंने आपको सिर्फ अभी बोला, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इट मेंटेन्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए आप, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, सी
देखिए आप, अगर मैं डैनियल सेल को एक सिंपल सेल बनाऊं, कैसे? सी, अगर मैं एक डैनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करता फिर क्या होता है? सी, यहां पे एक बड़ा कंटेनर ले रहा हूं, ठीक, इस बड़े कंटेनर के दो इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस वाले कंपार्टमेंट में, ये जो कंपार्टमेंट मेरा है, इसमें व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग ZnSO4 एज द इलेक्ट्रोलाइट, और इस वाले कंपार्टमेंट में, इस चैम्बर में व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग CuSO4, ठीक है। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? Zn डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? ये कन्वर्ट हुआ होगा Cu डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैंने जिंक की रॉड एक ली, यहां पर मैंने कॉपर की एक रॉड ली, ठीक है। अब इनको ऊपर से मैंने कनेक्ट कर लिया किसके साथ? अमीटर के साथ, जो करंट की डिफ्लेक्शन शो करेगा कि करंट जा रहा है, आई मीन करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहां पर मैंने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया, तो होगा क्या अगर मैं सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करूंगा? सिंपल सी चीज है, जब यहां पे जिंक की ऑक्सीजन स्टार्ट होगी तो इस सॉल्यूशन में कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। जब यहां पे Cu डाइपॉजिटिव की रिडक्शन होगी, Cu डाइपॉजिटिव इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस रॉड पे डिपॉजिट होगा एज Cu सॉलिड, यहां पे कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगी। क्या ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो यहां पे ये क्लोज है, इस जंक्शन पे आ जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस जंक्शन पे आ गए। सिमिलरली यहां पे एक और Zn डाइपॉजिटिव आएगा और यहां पे एक और Cu डाइपॉजिटिव की रिडक्शन होगी, मतलब एक और नेगेटिव चार्ज आएगी, तो उसकी वजह से यहां पे एक और पॉजिटिव आ गया, यहां पे एक और नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव इस जंक्शन पे बढ़ते जाएंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस जंक्शन पे क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। अगर आप देख रहे हो इस जंक्शन पे इस साइड से पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस साइड से नेगेटिव पोटेंशियल है, क्या इस जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी? इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो यहां पे जंक्शन पे क्रिएट होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट कब होता? जब आपने सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया होता। बट आपने सॉल्ट ब्रिज यूज किया तो ये करेगा क्या? सी, अगर आपने यहां पे सॉल्ट ब्रिज लगा लिया, सॉल्ट ब्रिज यूज कर लिया, इसमें क्या रखा आपने? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा है, कौन सा? K2SO4 फॉर एग्जांपल। मतलब इस सॉल्ट ब्रिज में आपके पास K पॉजिटिव आयंस है और SO4 नेगेटिव आयंस है। जो ही यहां पे एक Zn डाई पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ रही थी, एट द सेम टाइम सॉल्ट ब्रिज से SO4 नेगेटिव आएगा, इसको वापस से न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर वापस से न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या इस सॉल्यूशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ गई? इस सॉल्यूशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आई, ठीक है। सिमिलरली इस पे क्या आ रही थी? जब यहां पे Cu डाइपॉजिटिव की रिडक्शन हो रही थी, Cu डाइपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रॉड से ले रहा था, किसमें कन्वर्ट होता है? Cu सॉलिड में। वो Cu सॉलिड इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रही थी। जो ही इसमें नेगेटिव चार्ज आएगी, एट द सेम टाइम इस सॉल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को वापस से न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनेंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहे हैं, कहने से यहां पे ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बन रहा है। तो आई कैन से द थर्ड यूज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू अवॉइड, इज टू प्रिवेंट द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ऑलराइट, अभी तक जो भी हमने डैनियल सेल में डिस्कस किया हुआ है वो मैंने नटशेल में यहां पे समराइज किया है सारा, ठीक है। सबसे पहली चीज, डैनियल सेल में नेट सेल रिएक्शन क्या होती है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव चेंज टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। इस नेट सेल रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जो N से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। दिस पॉइंट नंबर 1 व्हिच इज डिस्कस्ड। नंबर 2, एट एनोड जिंक रॉड इज डिसॉल्व्ड एंड एट कैथोड कॉपर सॉलिड इज डिपॉजिटेड, ठीक है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। जिंक रॉड विद टाइम डिसॉल्व होती है और कॉपर रॉड की थिकनेस विद टाइम बढ़ती जाती है, बिकॉज उसमें उस पे कॉपर रॉड पे विद टाइम कॉपर डिपॉजिट होता रहता है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देख चुके हैं हम, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो करंट की, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो किसकी होती है? करंट की। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक। Salt bridge consists of jelly-like paste of an inert electrolyte in agar-agar और gelatin। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को किसके साथ मिक्स किया जाता है? अगर-अगर के साथ या जिलेटिन के साथ, जिसकी वजह से वहां पे जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर किसमें फिल किया जाता है? इन्वर्टेड यू ट्यूब में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, ये भी देख चुके हैं हम। सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है, देख चुके हैं। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 2 इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेन करता है, ठीक है।
ये भी देख चुके हैं। इट अवॉइड्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी प्रिवेंट करता है। कौन? यही जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब एक चीज जो यहां पे मिसिंग है, जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आप हेडिंग डाल रहे, आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, छोटा सा टॉपिक है, आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, अभी आपने देखी नेट सेल रिएक्शन जो आपकी थी, व्हाट वाज द नेट सेल रिएक्शन? नेट सेल रिएक्शन में आपके पास जिंक सॉलिड था प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वस था। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? ये कन्वर्ट हो रहा था Zn डाई पॉजिटिव एक्वस में प्लस Cu सॉलिड में। ये आपके पास डैनियल सेल में नेट सेल रिएक्शन हो रही थी। सर आप ध्यान से देखिए, इस नेट सेल रिएक्शन में क्या कहीं भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आ गया? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करा था मैंने? K2SO4 यूज करा था मैंने, ठीक है। जिसमें जो मतलब आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया था? K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। क्या आपको कहीं भी इस नेट सेल रिएक्शन में इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी आयन दिख रहा है? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होना चाहिए, आई मीन आप वो वाला इलेक्ट्रोलाइट यहां पे एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे जो नेट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सबसे पहली वाली कंडीशन है, ठीक है। तो आप ये लिखें यहां पर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट should not participate in the net cell reaction, जो आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो यहां पे डैनियल सेल की नेट सेल रिएक्शन जो है, इसमें कहीं भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ गया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी आयन कहीं पे भी नहीं आ गया, ठीक है। ये पहली कंडीशन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरी, यहां पे लिखूंगा मैं मोबिलिटी ऑफ both the ions of inert electrolyte should be same, देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कितने टाइप के आयंस होते हैं? दो टाइप के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। दोनों की मोबिलिटी, दोनों की चलने की स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसा आपने देखा था, हमने जो सेल बनाई थी, हमने जो गैल्वेनिक सेल बनाई थी, हमने जो डैनियल सेल बनाई थी, दो कंटेनर्स लिए गए थे और यहां पे क्या रखा गया था? सॉल्ट ब्रिज रखा गया था। और ये सॉल्ट ब्रिज की एक मेन फंक्शन होती थी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखा, जिसकी K पॉजिटिव और SO4 डाइनेगेटिव ये यहां पर है, ठीक है। ये SO4 डाइनेगेटिव इस सॉल्यूशन में आता है और K पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में जाता है, तब जाके दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ये जो आपके पास आयंस है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, इनके चलने की स्पीड, दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्यों? अगर दोनों की मोबिलिटी सेम नहीं होगी तब क्या होगा? तब यहां पे फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी। मतलब लेट्स अज्यूम अगर K पॉजिटिव की मोबिलिटी, इसकी चलने की स्पीड ज्यादा होती SO4 डाइनेगेटिव से, कहने से यहां पे ज्यादा K पॉजिटिव आ जाता है, सॉरी कहने से यहां पे इस वाले सॉल्यूशन में ज्यादा K पॉजिटिव आ जाते हैं और इस वाले सॉल्यूशन में कम SO4 डाइनेगेटिव आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, इसलिए यहां पे दोनों आयंस की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, दोनों आयंस की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी और यहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होगा वो मेंटेन नहीं होगा। These are the two important points regarding the inert electrolyte. Number one, it should not participate in the net cell reaction. Number two, mobility of both the ions of the inert electrolyte should be same. मतलब inert electrolyte के ions की चलने की स्पीड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। This was all about the properties of inert electrolyte. ऑलराइट, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक डैनियल सेल वर्क करती है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है। अब हम चेक करेंगे
कि जब हम एक डैनियल सेल को कनेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, ठीक है, डैनियल सेल के पोटेंशियल पे, करंट पे, डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग अगेन द डैनियल सेल। डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन आपको आ रही होगी, वो याद होगी कंप्लीटली आपको। एक साइड से आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, यहां पे एक जिंक की रॉड ले रहा हूं मैं, जिंक रॉड को मैं डिप कर रहा हूं मैं ZnSO4 में, ZnSO4, ठीक है। एट द सेम टाइम दूसरे साइड से क्या लिया जाएगा, वी ऑलरेडी नो, दूसरे साइड से आपके पास दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कौन सा होता है, दैट इज CuSO4, ठीक है। और यहां पे इस CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिप किया जाता है, यहां पे कॉपर रॉड डिप करी जाती है, ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऊपर से हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं जहां पे एक एमीटर लगा होता है, ठीक है। और यहां पे इंटरनल सर्किट को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। और ये जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये कैथोड की तरह बिहेव करता है, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने यहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया होगा, जब पहले आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया होगा, तो सेल यहां पे सर्किट जो है ये इनकम्प्लीट था। उस टाइम पे यहां पे ये एमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा होगा। और जो ही आपने ये सेल कनेक्ट की होगी, जो ही आपने इसमें सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया होगा, यहां पे खुद ब खुद सेल रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, कैथोड पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से ये जो एरो होगा इस एमीटर का, ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 मतलब जो ही आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये जो यहां पे एरो होगा, ये जो एमीटर होगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अभी दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल इस एमीटर की डायरेक्शन कहां है, इसकी डायरेक्शन अभी यहां से यहां तक है, ठीक है। मतलब इस एमीटर ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अभी दिखाई हुई है, ठीक। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ अमीटर इज शोइंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अभी जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स का, ठीक है। मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट्स इक्वल 1.1 वोल्ट्स का। क्यों 1.1 वोल्ट्स होता है, कहां से आता है, ये हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखें, जो भी इस डैनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब इसी को हम बोलते हैं EMF ऑफ दिस सेल, व्हिच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है कि ये जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये 1.1 वोल्ट्स के बराबर होता है। कहां से आता है ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, कहां से कैसे आता है ये 1.1 वोल्ट्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस डैनियल सेल को कनेक्ट करूं एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, देखिए आप यहां पे फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी ले ली, लेट्स से ये एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे जो ये एनोड होता है, इस पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज। ये जो कैथोड होता है, इस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, एनोड के साथ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट करना है, और कैथोड के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैं यहां पे इस एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब ये जो एक्सटर्नल बैटरी मैं रखने जा रहा हूं, इसकी पोलैरिटी मैं ऑपोजिट रखने जा रहा हूं एज कंपेयर टू दिस डैनियल सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सटर्नल सर्किट आ गया, ये आपके पास एक्सटर्नल बैटरी आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप होगा क्या यहां पे, सी इसको आप कनेक्ट कर लें, ऐसा आपने कनेक्ट कर लिया, इसको इस वायर को यहां से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक्सटर्नल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने डैनियल सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, और एक्सटर्नल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने डैनियल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहां पे मैंने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई थी, उस टाइम पे ये सेल जो थी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, 1.1 वोल्ट्स के बराबर था। इसका EMF जिसको बोलते हैं, उसका EMF 1.1 वोल्ट्स के बराबर था, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, यहां पे आपने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर ली। अब यहां पे कुछ कंक्लूजन हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल 0 के बराबर रखूं, मतलब मैं यहां पे एक्सटर्नल बैटरी रखूं ही नहीं, ये सेल नॉर्मली वर्क कर रही है जैसे आपकी गैल्वेनिक सेल वर्क करती है, ठीक है। मतलब ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह यहां पे वर्क करेगी, और गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां से कहां तक हो रही है, एनोड से कैथोड, और करंट की मूवमेंट कहां से कहां तक हो रही है, करंट की मूवमेंट कैथोड से एनोड तक हो रही है। और वी नो यहां पे जिंक क्या हो रहा होगा, जिंक इलेक्ट्रोड
यहां पे डिसॉल्व हो रहा होगा और कॉपर जो होगा ये डिपॉजिट हो रहा होगा राइट वाले कंटेनर के इलेक्ट्रोड के, इसके रॉड पे। ठीक है, ये कब की बात है? जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू 0 के बराबर होगी, मतलब इस ये बैटरी आपने रखी ही नहीं होगी। ठीक है, अब स्लोली अगर मैं इस बैटरी का, ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, इसकी वोल्टेज बढ़ाऊं, स्लोली इसकी वोल्टेज बढ़ाऊं, जब मैं स्लोली इसकी वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, ये जो अभी पहले टाइम t इक्वल 0 पे जब यहां पे कोई बैटरी नहीं थी उस टाइम पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। अब स्लोली आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज बढ़ा रहे हो जिसकी पोलैरिटी ऑपोजिट एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, जब आप ये एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ये डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब जब आपके पास एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज जो होगी, when it will be less than 1.1 volts, ये सेल अभी भी नॉर्मली वर्क कर रही होगी एज अ गैल्वेनिक सेल, जिसमें क्या हो रहा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एनोड से कैथोड हो रही होगी, करंट की मूवमेंट कैथोड से एनोड हो रही होगी, एंड नॉर्मली जिंक यहां पे डिसॉल्व हो रहा होगा और कॉपर यहां पे क्या हो रहा होगा, कॉपर यहां पे डिपॉजिट हो रहा होगा। कब की बात है? जब ये जो एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज इस डैनियल सेल के वोल्टेज से कम होगी। ठीक है, अब स्लोली जब आप इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज अब भी बढ़ा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज, इस एक्सटर्नल बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, और उस टाइम पे जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर हो जाएंगी उस टाइम पे आई से द सेल विल नॉट वर्क, मतलब यहां इस सेल से कोई भी करंट जनरेट नहीं होगी। वो कब की बात है? जब यहां पे मैं लिखूंगा ई एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज जब 1.1 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगी, ये 1.1 वोल्ट्स क्या है? इस डैनियल सेल की पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस डैनियल सेल का ईएमएफ जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगी उस टाइम पे आई से सेल विल नॉट वर्क। ठीक है, सेल विल नॉट वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब ये सेल जो होगा, ये सेल उस टाइम पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब ये जो एरो होगा इट विल बी स्ट्रेट अप, इट विल बी वर्टिकल अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब ये कोई डिफ्लेक्शन अब नहीं दिखा रहा होगा। ये कब की बात है? जब इस एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज इस डैनियल सेल की वोल्टेज के बराबर हो गई होगी। ठीक है, अब लास्ट वाला केस जो होगा यहां पर वो कौन सा केस है? व्हेन ई एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज ज्यादा होगी 1.1 वोल्ट्स। ठीक है, 1.1 वोल्ट्स किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, किसकी वोल्टेज है? इस डैनियल सेल की वोल्टेज, इस डैनियल सेल का ईएमएफ। ठीक है, जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज इस 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगी तब क्या होगा? तब सिंपली क्या होगा, ये जो जिंक तब होगा, ये जिंक तब एनोड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये जिंक तब कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और ये कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कॉपर एनोड की तरह बिहेव करेगा। रिमेंबर वन थिंग, जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 से ज्यादा होगी यहां पे क्या होगा? यहां पे सेल रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सेल जो होगी ये अब एक गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव नहीं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। The cell will be behaving right now as the electrolytic cell, और ये डिफ्लेक्शन जो दिखाएगा अभी, this will show the deflection towards the right। ठीक है, ये कब की बात है? जब एक्सटर्नल बैटरी की वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है, the cell will be behaving as the electrolytic cell। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपको गैल्वेनिक सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में सेल रिएक्शंस कैरी आउट कराई जाती है बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वोल्टेज। ठीक है, अब अगर आप ये वाला केस देख रहे हो, इस केस में सेल रिएक्शंस रिवर्स होगी, मतलब ये जिंक जो होगा, ये जिंक अब एनोड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये कॉपर जो होगा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। दैट मींस जो अब सेल रिएक्शंस हो रही है कब? व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट्स, जो उस टाइम पे सेल रिएक्शंस हो रही होंगी वो आप कैरी आउट करा रहे हो जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज यहां पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज के अप्लाई करने से इस टाइम पे सेल रिएक्शंस हो रही है। दैट मींस आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी आउट करा रहे हो बाय प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा वोल्टेज। ऑलराइट, और वी नो जिस सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी आउट कराया जाता है बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वोल्टेज, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दैट मींस व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, when the external voltage is greater than 1.1 volts in case of a Daniell cell, this cell right now won't be working as the Daniell cell now, it will be working as the electrolytic cell. This is how the external battery has got a greater impact on the Daniell cell working. Clear?